हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 161 यानी 161। तो चलिए देखते हैं अपने बोलियों से संबंधित अगले प्रश्नों को। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है दोस्तों। 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, ऐसे याद कर लो, या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, चाहे ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है, सर्वाधिक प्रमुख बोली। ठीक है, और ध्यान रखें कहाँ की? पश्चिमी हिंदी। शब्दों पर ध्यान दें। पश्चिमी हिंदी क्या हो गई? ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बोली जाने वाली, इस दिशा में बोली जाने वाली हिंदी की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो ये जो क्षेत्र हो गया ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हो गया आपका, ये वाला। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो यूपी एमपी का एरिया है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो ब्रज भाषा यूपी में बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखें कहाँ पे हो गया ये? पश्चिमी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी की बोली हो गई। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है, यानी सबसे ज्यादा जो प्रमुख बोली बोली जाती है पश्चिमी क्षेत्र में, हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में, तो वो है ब्रज भाषा। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ब्रज का पुराना अर्थ, अगर इसके पुराने अर्थ की बात करें तो इसका पुराना अर्थ है पशुओं या गायों का समूह। पशुओं या गायों का समूह। ठीक है, यानी कि ब्रज क्षेत्र। श्री कृष्ण किधर के थे? श्री कृष्ण क्या थे? ग्वाले थे, गाय चराते थे। ठीक है, उनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा। ब्रज क्षेत्र में रहते थे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो पशुओं या गायों के समूह को, या फिर चरागाह को, चरागाह जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े खाली स्थान को, जो जगह होती हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है उसे चरागाह कहते हैं। ठीक, तो 3 अर्थ हैं, पशुओं या गायों का समूह या फिर चरागाह। ठीक, तो पशुपालन के प्राधान्य से अभिप्राय है कि पशुपालन सबसे ज़्यादा होता था। कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में, जिस वजह से यह क्या कहलाया? ब्रज क्षेत्र। और इसी आधार पर जो इसकी बोली है वो कहलाई ब्रज भाषा। क्या कहलाई? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा कहाँ की बोली है? ब्रज क्षेत्र की। ब्रज क्षेत्र कहाँ पर है? ये पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र है ये। ठीक है, ध्यान रखें, पश्चिमी हिंदी। फिर है दोस्तों, इसका विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। किससे हुआ है? मध्यवर्ती रूप से। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि शौरसेनी अपभ्रंश के 3 रूप होते हैं। ठीक है, कौन से? एक शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी, ठीक है, तीसरा मागधी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है शौरसेनी अपभ्रंश की। तो शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप कौन सा है? ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आगरा जहाँ पर ताजमहल है। ठीक, फिर मथुरा वृंदावन, राधे राधे बहुत कहते हैं वहाँ पर। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वहाँ। ठीक है, तो आगरा, मथुरा वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्या? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। ध्यान रखें,
साहित्य और लोक साहित्य, दो बातें हो रही हैं। एक तो साहित्य जो कि लिखा जाता है, ठीक है, जो कि रचित है, जिसकी रचना हुई है। एक है लोक साहित्य जो कि समाज में प्रचलित है, कैसे, मौखिक रूप से, तो लोक साहित्य, ठीक है। लोक साहित्य शब्द याद रखें। तो साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत संपन्न भाषा है। ब्रज भाषा बहुत ही संपन्न भाषा है, ठीक है। कभी आप ब्रज क्षेत्र में जाकर देखिए और फिर बोली की मिठास देखिए, ठीक है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी प्रभावशाली भाषा रही है ब्रज भाषा, ठीक है। देखते हैं, हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। तो कह रहे हैं कि केवल ना सिर्फ हिंदी क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में ही, बल्कि ब्रज क्षेत्र के बाहर भी विभिन्न स्थानों पर ब्रज भाषा में रचनाएं होती रही हैं, साहित्य सृजन कार्य होता रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आगे व्याख्या। तो ध्यान दे दोस्तों, क्या है, गौर करेंगे। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। किसके? ब्रज भाषा के, ठीक है। कौन कौन है? देखो यहाँ पर कुछ हैं भक्ति काल के कवि और कुछ हैं रीति काल के कवि, तो ये बात आप ध्यान रखें। सूरदास, नंददास, ठीक है, रहीमदास, रसखान, सूरदास, नंददास भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है। रहीम भी, रसखान भी, बिहारी कौन है? बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर, ठीक है, ये सब हो गए रीतिकालीन कवि, ठीक, ध्यान रखें। लेकिन भाषा कौन सी इनकी प्रयोग में है? तो ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अर्धमागधी अपभ्रंश, ध्यान से समझें, ठीक है। पहली बात तो जो ये चार दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी, उत्तर पूर्व में बोली जाती है क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश कहाँ बोली जाती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के। अब यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों किसकी? तो यहाँ बात हो रही है अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप। मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, ये सिर्फ केवल ये पूर्वी पूरा क्षेत्र, ये क्या है? पूर्वी क्षेत्र है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये, कहाँ का? भारत का, ठीक है, भारत के नक्शे का, भारत के मैप का। अब इसमें बात हो रही है अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी क्षेत्र की। तो ये हो गया उत्तर, ये पश्चिम, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश। तो अब ध्यान दें, ये कह रहे हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, ये पूरा अर्धमागधी अपभ्रंश का क्षेत्र है भारत के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, ये बात समझे पहली चीज, ठीक। दूसरी बात है कि अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप की बात हो रही है दोस्तों, दक्षिणी रूप, ठीक है। तो दक्षिणी रूप ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? जो छत्तीसगढ़ जगह है वह दक्षिणी क्षेत्र है किसका? अर्धमागधी अपभ्रंश का, ठीक है, छत्तीसगढ़, ऐसे संख्या से याद रखो, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये दक्षिणी क्षेत्र, तो इससे ऊपर क्या क्या आ गए? तो ये जो बिहार, झारखंड, थोड़ा थोड़ा इधर आ गया, इसका बॉर्डर लगेगा, ठीक। तो इधर ये आपका हो गया, ये यूपी का कुछ क्षेत्र लगेगा, ठीक, और इधर से थोड़े से ये आपके उड़ीसा से ऊपर ये छत्तीसगढ़, ये वाली क्षेत्र आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। भारत का मैप देखिए, तब बात को ज़्यादा समझेंगे आप। देखते हैं व्याख्या, गौर करें, फिर से पंक्तियों पर ध्यान देंगे दोस्तों। पंक्तियां हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? छत्तीसगढ़ी का, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी बोली, ठीक, इसका क्षेत्र। अब इस बोली का क्षेत्र कौन कौन सा रहा है ये सुने। तो सरगुजा में, कोरिया ये हमारे देश का क्या है? एक क्षेत्र है, ये कोरिया विदेश की बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर है बिलासपुर, फिर है रायगढ़, फिर है खैरागढ़, क्या? खैरागढ़, फिर है रायपुर, छत्तीसगढ़ की
राजधानी है, ठीक है, रायपुर, ठीक है। फिर दुर्ग, फिर है कांकेर, ठीक है, कांकेर रायपुर छत्तीसगढ़ की है, शायद मैं कंफ्यूज हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ की ही है जहाँ तक है, ठीक। तो ये सारे ये लगभग क्षेत्र हैं, इसे छोटा नागपुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के एरिया के आसपास के क्षेत्र हैं ये, जहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में, ठीक है, के दक्षिणी रूप की बोली छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सरगुजा, सरगुजा क्षेत्र ब्रज भाषा का नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में हमने पढ़ा है यह अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप यानी छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। किसका? छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है सरगुजा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ध्यान से समझे इसको, ठीक। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है सरगुजा, किसका है? अर्धमागधी अपभ्रंश का, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा पिछले प्रश्न का सही उत्तर है बी, व्याख्या नहीं दी गई क्योंकि इससे पिछले प्रश्न में व्याख्या हमने कर ली है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा कौन सी भाषा है या फिर कहाँ की भाषा है, ठीक है, तो या फिर कैसी भाषा है। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। कैसी है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। पश्चिमी हिंदी टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी भाषा है, ध्यान रखें। ध्यान दें दोस्तों, खसखुरा, खसखुरा या गुरखाली, खसखुरा या गुरखाली भाषा कैसी भाषा है, ठीक है, या फिर कहाँ की भाषा है। तो ऑप्शन ए नेपाल की राजभाषा है, नेपाल की राजभाषा है खसखुरा या गुरखाली भाषा। देखो कितने अच्छे शब्द हैं, ठीक है, कुछ अलग हटके देखने को प्रश्न मिला है। तो नेपाल की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कार्यालयी भाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा कहाँ की? नेपाल की। कौन सी है? खसखुरा है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ की है? नेपाल की। देखते हैं व्याख्या, गौर करें। नेपाल की राज्य भाषा जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ध्यान रखें। कार्यालयी भाषा भी कहते हैं, ठीक है, कार्यालयी, जिसे हम सरकारी कामकाज की भाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो शब्दों को ध्यान रखें, या फिर हम राजभाषा भी कहते हैं। तो नेपाल की राजभाषा नेपाली को परवर्तिया, अब ध्यान से सुने क्या क्या कहते हैं, गौर करें। परवर्तिया, गुरखाली, खसखुरा, परवर्तिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है, आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है, ठीक है। तो तीन नाम है, पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा। कहाँ की है ये राजभाषा? नेपाल की, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? उकार बहुला, ठीक है, उकार बहुला। देखो तीन शब्द होते हैं, आकार बहुला, उकार बहुला और ओकार बहुला। इससे अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो ये आकार बहुला, उकार बहुला और ओकार बहुला, जब किसी शब्द के अंत में आ की मात्रा आए तो उसे आकार बहुला कहते हैं। जब किसी शब्द के अंत में ऊ की मात्रा आए तो उसे उकार बहुला कहते हैं, या फिर उसके उच्चारण में। या फिर तीसरा, जिस शब्द के अंत में ओ की मात्रा आए या फिर ओ का उच्चारण आए, ठीक है, तो उसे ओकार बहुला कहते हैं। ये बात आप समझें, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि उकार बहुला बोली, उकार बहुला बोली
मानी जाती है? क्या कहाँ की बोली मानी जाती है, यानी किस बोली को हम उकार बहुला बोली मानते हैं, ये है प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन ए अवधी, अवधी बोली को हम उकार बहुला बोली कहते हैं। अवधी कौन सी बोली है? अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। अवध क्षेत्र कौन सा है? अयोध्या के आसपास की बोली। ठीक है, कैसी है दोस्तों? उकार बहुला, शब्द ध्यान रखें। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। व्याख्या है हमारी, कृष्ण दत्त वाजपेयी, कृष्ण दत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास, ब्रज का इतिहास पुस्तक में मथुरा जिले की जातियों, कहाँ की जातियों? मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। किसने? कृष्ण दत्त वाजपेयी जी ने। क्या कौन सी पुस्तक है? ब्रज का इतिहास, जिसमें उन्होंने क्या किया है? ब्रज भाषा का एक क्षेत्र मथुरा, तो मथुरा के जिले में बसने वाली जो जातियां हैं, उनकी जो जातिगत भाषागत विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन किया है। ठीक है, तो ध्यान से देखें। आहिरों की भाषा, आहिर कौन होते हैं? यादव लोग। यादव को हम, ये जो यादव कास्ट होती है, यानी ग्वाले जो होते हैं, उन्हें हम आहिर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे अखिलेश यादव, तो वो आहिर हैं। ठीक है, देखें व्याख्या। आहिरों की भाषा उकार बहुला है। कैसी है? उकार बहुला है। ठीक, नाज, काम, रास को वे क्या कहते हैं? नाजू, कामू, रासू कहेंगे। तो ध्यान दें, तो नाज, काम और रास, ये तीन शब्द हैं जिसमें हमने ऊ की मात्रा अंतिम वर्ण में लगाई है। ठीक है, जिससे हमारा नाज क्या बन गया? नाजू। काम क्या बन गया? कामू। रास क्या बन गया? रासू। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी उकार बहुला। ठीक, तो आहिरों की भाषा कैसी भाषा होती है? उकार बहुला। ठीक है, और अवध क्षेत्र में जो बोली जाती है वो भी उकार बहुला बोली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लालू यादव, ठीक है, लालू यादव, ध्यान रखें, कहाँ के हैं? ये अवध क्षेत्र के, बिहार के हैं वो। ठीक है, तो ध्यान रखें। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी मतलब से क्या अभिप्राय है? कृष्ण दत्त वाजपेयी, कृष्ण दत्त वाजपेयी जी ने इस उकार बहुलता को, इस उकार बहुलता को भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति, अभिरोक्ति यानी कि अपभ्रंश से, ठीक है, अभिरोक्ति यानी अपभ्रंश से संबद्ध किया है। यह उकार बहुला अवधि की भी विशेषता है। ठीक है, तो ध्यान से समझें इसको। जो वाजपेयी जी हैं, उन्होंने उकार बहुला को भारत द्वारा निर्दिष्ट, किसके द्वारा? भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति, भरत कौन है? ये भरत मुनि। ठीक है, तो अभिरोक्ति यानी कि अपभ्रंश से संबद्ध किया है। ठीक है, अपभ्रंश से जोड़ा है, और यह कैसी है? उकार बहुला है। उकार बहुला अवधि की भी विशेषता है। यही विशेषता उकार बहुला अवधि की भी है। तो प्रश्न ये था कि उकार बहुला किसकी बोली है? तो आप ध्यान रखें, अवधि की। किसकी विशेषता है? तो अवधि की विशेषता है उकार बहुला। ठीक है, और आहिरों की भाषा भी क्या है? उकार बहुला। ठीक, तो ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।